आप सभी विद्यार्थियों का कक्षा 12 के इस भौतिक विज्ञान की क्लास में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल हमने आपको कूलाम के नियम से अवगत कराया था, अब आज हम उसके आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नए टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। कल हमने आपको बताया था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। क्या आप बताएंगे ये सूत्र किसने दिया था? तो उत्तर होगा वैज्ञानिक कूलाम ने। किस लिए दिया था? दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का पता लगाने के लिए। और इसमें अक्षर जो आए हैं, अगर हम आपसे पूछें यह क्या है तो आप बताएंगे बल है। Q1 प्रथम आवेश है, Q2 द्वितीय आवेश है, और उसके बीच की दूरी है। और एक अक्षर इसमें आया था एप्सिलॉन 0। तो कोई छात्र एप्सिलॉन 0 बता सकता है कि ये किसका संकेत है? यह है निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस राशि का मान भी हमने आपको बताया था कि 1/4πε0 बराबर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। आज हम एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान देखना चाहते हैं। एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान। तो ध्यान दीजिए, यहाँ है 1/4πε0 और यहाँ है 9 × 10⁹। इसको हम व्युत्क्रम करने रहे हैं। 4πε0 बराबर 1/9 × 10⁹ क्या हो जाता है? कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यह देखें 4π लगा हुआ है, तो इसको जब नीचे ले जाएंगे तो बनता है एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4π 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर इसका मान 3.14 रख दें तो होता है 1/4 × 3.14 × 9 × 10⁹ कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह है एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, निर्वात की विद्युतशीलता 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अब हम एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र देखेंगे और अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसका मात्रक प्राप्त करेंगे। तो
F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो F इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू Q1 Q2 अपान 4πε0। इसके बाद इसको इधर ले लेते हैं 1/4πε0 बराबर F आर स्क्वायर अपान Q1 Q2। फोर पाई एप्सिलॉन 0 बराबर Q1 Q2 अपान F आर स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4 Q1 Q2 अपान F आर स्क्वायर। क्या देखिए Q1 Q2 आवेश है। मान लीजिए आपको इसका विमीय सूत्र नहीं आ रहा है तो कल हमने आपको बताया था Q बराबर IT। इस प्रकार इसका डायमेंशनल फार्मूला प्राप्त होता है AT। तो जब यहाँ Q1 Q2 है तो एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र हमको मिल जाता है A स्क्वायर T स्क्वायर अपान। देखिए यहाँ पाई का कोई विमीय सूत्र होगा नहीं, F लगा हुआ है जिसका विमीय सूत्र है ML_T-2। जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 11 में आपको पढ़ाया गया है कि बल का विमीय सूत्र ML_T-2 होता है और यहाँ R स्क्वायर लगा है जिसका विमीय सूत्र होगा L स्क्वायर। इस प्रकार से अब ध्यान दें, यहाँ पर L है तो यहाँ L स्क्वायर है जो L की घात 3 बनाता है और यहाँ M है तो ऊपर जाने पर M-1 बनेगा और L को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो L की घात -3 बनेगी। T देखें यहाँ -2 लगा हुआ है, ऊपर जाने पर +2 बनेगा तो 2 इसका मिला के 4 बन जाएगा और A स्क्वायर पहले से ही मौजूद है। इस प्रकार इसका विमीय सूत्र हमको प्राप्त होगा M-1 L-3 T4 यहाँ का -2 पर जाने पे +2 2 to 4 A स्क्वायर। यह है एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र। अब देखें M जो है ये किलोग्राम का सूचक है तो किग्रा -1 मीटर -3 सेकंड पावर 4 और एम्पियर पावर 2 ये इसका मात्रक बन जाता है। अब हम पहुंच जाते हैं कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सदिश स्वरूप में सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि सदिश कैसे हम जाने, जिसको अंग्रेजी में वेक्टर कहा जाता है, जिसके लिए हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। ये है ए के ऊपर तीर है और ए के ऊपर कैप है। यहाँ अक्षर ए 3 प्रकार से लिखा गया। एक ठू केवल ए लिखा हुआ है और एक ठू ए पर तीर लगाई गई है और एक ठू ए के ऊपर कैप लगाया गया है। तो भौतिक विज्ञान की राशियों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक अदिश और एक
सदिश। अदिश को स्केलर कहते हैं अंग्रेजी में और सदिश को वेक्टर कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है? अदिश में केवल परिमाण की जरूरत होती है, ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे द्रव्यमान है, घनत्व है, आयतन है, चाल। और सदिश में दो बातें होती हैं, एक परिमाण और एक दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ए तो केवल मैग्नीट्यूड का सूचक है, जो केवल ए लिखा हुआ है, ए केवल परिमाण का सूचक है। और जब इस पर एक छोटी सी तीर लगा दी जाती है तो ये सूचना देता है सदिश का। इसको हम लिखते हैं सदिश ए। और जब ये कैप लग जाता है तो ये एकांक सदिश की सूचना देता है, एकांक सदिश इन डायरेक्शन ऑफ ए। तो एक ही अक्षर को संकेतों से बदला जा सकता है। सदिश रूप में लिखना है तो तीर लगाएंगे, एकांक सदिश के रूप में लिखना है तो कैप लगाएंगे। अगर केवल परिमाण की सूचना देना है तो न तीर की जरूरत है और न कैप की जरूरत है। अब हम यहाँ एक जानकारी आपको और देंगे कि जैसे एक कैप की जरूरत है तो इसको हम लिखते हैं वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये है एकांक सदिश का एक रास्ता। वेक्टर ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए, या आप यूं कह सकते हैं ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान ए। मॉड वैल्यू को इस ढंग से भी सूचित किया जाता है। अब थोड़ा सा मान लीजिए वेक्टर R12 कैप की जरूरत है तो हम इसको लिखते हैं वेक्टर R12 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12, जिसको कहा जा सकता है वेक्टर R12 अपान R12। और अगर हमको जरूरत है R21 कैप की, हम इसको लिखते हैं वेक्टर R21 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R21, जिसको कहा जा सकता है वेक्टर R21 अपान R21। बिना इस जानकारी के आप कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले आप ये समझ लीजिएगा, परिमाण में केवल अक्षर, सदिश में तीर और एकांक में कैप। एक कैप का फार्मूला ये है। इसी क्रम में हमने आपको R12 कैप और R21 कैप का उपाय बताया है, जिसकी जरूरत आगे हमको पड़ेगी। मान लीजिए दो बिंदु आवेश हैं, एक ए पर है, दूसरा बी पर है। हम इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। यहाँ आवेश Q1 है, यहाँ आवेश Q2 है। अगर इनका सदिश निरूपण करना है तो हमें कोऑर्डिनेट के तहत, जिसको हमने पॉइंट O मान लिया, मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और इसका पोजीशन वेक्टर R2। अब ये दोनों आवेश मान लीजिए धनात्मक है, तो
Q1 आवेश जो है वो Q2 पर बल लगाएगा और Q2 आवेश जो है वो Q1 पर बल लगाएगा। और ये बल जो होगा ये प्रतिकर्षण बल होगा। क्यों? क्योंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, अर्थात इधर से जो बल लगेगा Q2 पर, उसकी दिशा इधर होगी और यहाँ Q2 से जो बल इधर लगेगा उसकी दिशा ऐसे होगी। आप देख रहे हैं ये बलों की दिशाएं विपरीत हैं। इन बलों को हम संकेत कैसे करते हैं? इसको हम कहते हैं F21 और इसको हम कहते हैं F12, अर्थात आवेश 2 पर आवेश 1 द्वारा लगने वाला बल, और यह सूचना देता है आवेश 1 पर आवेश 2 द्वारा लगने वाला बल। अब हम ये मान लेते हैं कि यहां जो सदिश बनता है वो है R21 और यहां जो सदिश बन रहा है वो है R12। और अगर इनका हम निरूपण देखना चाहें, AB जो होगा सदिश AB ये होगा सदिश R21, जिसको हम लिखेंगे R2 माइनस R1 से। और अगर BA देखना होगा तो हम लिखेंगे R12, जिसको हम लिखते हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। अब ध्यान दें, इन दोनों में चिन्ह का अंतर दिखाई पड़ रहा है। अगर इसका एकांक सदिश R1 R21 कैप माना जाए और इसका एकांक सदिश R12 कैप माना जाए, तो दोनों की दिशाएं विपरीत हो रही हैं, अर्थात यह भी बराबर हो जाता है माइनस R21 वेक्टर। R12 सदिश जो है R21 के बराबर और विपरीत मिल रहा है। अब आइए इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लिखें, देखें क्या प्राप्त होता है। तो सदिश रूप में चूंकि बल सदिश राशि है, इस पर हम वेक्टर लगाते हैं। F21 वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर R21 कैप। वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 है। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये सदिश इसके बराबर और विपरीत है, केवल चिन्ह का अंतर है। और ये राशि जो है देख रहे हैं, ये दोनों में सेम होगी,
परिमाण जो यहाँ इधर से बनेगा, चाहे ए बी कहिए चाहे बी ए, बराबर होता है। अर्थात ये दोनों बल बराबर तो है लेकिन एक दूसरे के विपरीत है। अर्थात हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि F12 बराबर माइनस F21। अर्थात कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वो चीज यहाँ आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही है कि जितना बल ये इस पर लगा रहा है उतना ही ये इस पर लगा रहा है, लेकिन दिशा विपरीत है। अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की सत्यता का प्रमाण यहाँ साबित हो रहा है। और यहाँ एक बात ये भी समझ लेना चाहिए कि दुनिया की हर क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है, इसलिए कोई भी क्रिया करने से पहले उसके प्रतिक्रिया पर अवश्य विचार कीजिए, क्योंकि प्रतिक्रिया जरूर होगी, प्रतिक्रिया को कोई रोक नहीं सकता है। ये हमारे नियम भी साबित कर रहे हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये रहा आपके कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। और जहां से हम इस निर्णय पर पहुंचे कि कूलॉम के नियम में न्यूटन के तृतीय नियम का अक्षरशः पालन होता है। अब हम आपको बताएंगे एक अगला टॉपिक, बहुल आवेशों के बीच बल। बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या चीज है? कूलॉम का जो नियम है ये केवल दो बिंदु आवेशों के बीच बल का पता लगाने के लिए काम में आता है। अगर दो से अधिक आवेश हो गए तो हम कैसे करेंगे, ये हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझ पाएंगे कि अगर अनेक आवेश हो तो हम कैसे बल की गणना कर सकते हैं। और इसी के लिए एक अध्यारोपण का सिद्धांत दिया गया। यदि बहुत से आवेश किसी निकाय पर हो तो एक आवेश पर लगने वाला बल उसी आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के अलग अलग सदिश योग के बराबर होता है। यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। अर्थात इस निकाय में एक आवेश पर जो अन्य आवेश बल लगाएंगे वो एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, वो उन पर किसी दूसरे बल का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि जैसे कई बलों का निकाय है तो कैसे हम बल का पता लगाएंगे। यहाँ एक आवेश है Q1 और यहाँ एक आवेश है Q2 और यहाँ एक आवेश है Q3 और यहाँ एक आवेश है Q4।
है R12 और ये है R13 और ये है R1A। F1A हो गया आपका, ये हो गया F12 आपका, और ये हो गया F13। अब यहां आप देख रहे हैं इस आवेश Q1 पर, इस आवेश Q1 पर कई बल लगेंगे। एक Q2 के कारण लगेगा, एक Q3 के कारण लगेगा, एक Q4 के कारण, एक Q5 के कारण। इस प्रकार हमने एक Qn भी ले लिया। अगर इस आवेश पर लगने वाले बल को हम F1 मान लें तो इस F1 का मान अन्य आवेशों के कारण जो बल लगेगा उनके सदिश योग के बराबर होगा। अर्थात F1 का मान होगा F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट डॉट F1N। एक सूत्र तो आपका यही हो जाता है। अब इसको अगर हम बृहद करना चाहते हैं तो इनका हम मान रख देते हैं। जैसे F1 इक्वल्स टू, इसका मान हम उसी सूत्र से रखते हैं जो अभी आपको दिया गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 टाइम प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर R13 है प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q4 अपान R14 स्क्वायर R14 है प्लस डॉट डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर R1n है। यहाँ देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 सब में है, तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर R12 पे प्लस Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर R13 पे प्लस Q1 Q4 अपान R1n स्क्वायर R1n अगलो 1/4 R14 है प्लस डॉट डॉट Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर R1n है। यह है बहुल आवेशों के बीच बल ज्ञात करने का सूत्र और अध्यारोपण का सिद्धांत। अब थोड़ा सा हम आपके
वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कर लेते हैं। वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, अर्थात इसमें आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल ही होता है, वो कभी प्रतिकर्षण बल नहीं हो सकता है। दूसरी बात, गुरुत्वाकर्षण बल में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वैद्युत बल में माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, वैद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान से कई गुना ज्यादा होता है। जैसे दो प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कम होता है और वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10⁻16 गुना होता है। कूलाम के नियम का महत्व क्या है? आप जानते ही हैं कि कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच बल ज्ञात करता है, इसलिए हम परमाणुवीय दूरी में ज्ञात करने में, नाभिकीय दूरियां ज्ञात करने में और किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच बल ज्ञात करने में कूलाम के नियम का उपयोग करते हैं। ध्यान रहे कि आप प्रतिदिन का नोट जरूर बनाएं और प्रतिदिन का टॉपिक जरूर देखें। इसको अपने मस्तिष्क में आप रखते चलेंगे तभी आपका समुचित लाभ संभव है, अन्यथा नहीं। इस परिस्थिति में आपको शिक्षा की ओर अग्रसर होना है और आप इस टॉपिक्स के माध्यम से अपना व्यक्तिगत नोट बनाते हुए आगे बढ़ते चलिए। धन्यवाद।